नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि संभागों की सियासत। बात है लोकसभा चुनाव की, लेकिन सियासत है संभागों की। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके एक्शन का रिएक्शन भी बराबर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह जो सारी कसावट की जा रही है, सारी कसावट लोकसभा चुनाव के लिए बिछाई जा रही विसात है। संभागवार कैबिनेट करने का फैसला भी टारगेट 29 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ संभागीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। जहां एक तरफ जिन जिन संभागों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक करते हैं, उसके ठीक बाद वहां के अधिकारी बदल दिए जाते हैं। आज तो इससे एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया है कि बैठक से पहले ही संभाग आयुक्त को बदल दिया गया है। डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की जा रही प्रशासनिक सर्जरी को भी लोकसभा चुनाव की चुनावी जमावट के रूप में देखा जा रहा है। प्रत्येक संभाग से ऐसे ही समीकरण सामने आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री रीवा संभाग में थे। बैठक से पहले संभाग आयुक्त का तबादला कर दिया गया। उससे पहले सीएम ने ग्वालियर में संभागीय समीक्षा बैठक की थी और उससे पहले जबलपुर में भी संभागीय समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद जबलपुर के कलेक्टर बदल गए थे। 2 दर्जन से ज़्यादा, लगभग 14 जिलों के कलेक्टर बदले जा चुके हैं। साथ ही कई जिलों में एसपी भी बदल गए हैं। ये तमाम सियासी जमावट है, प्रशासकीय जमावट है। इसके क्या मायने हैं, लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है, और ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसका क्या प्रशासनिक जो गतिविधियां हो रही हैं उससे सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ने वाला है। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी की रईसा मलिक जी हमारे साथ हैं। रईसा मलिक जी, आपका स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण सक्सेना जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले फिरोज सिद्दीकी जी, आपके पास आना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि संभागीय बैठक हो रही है ताबड़तोड़, हर संभाग में मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और जैसे ही बैठक होती है उसके बाद में उस संभाग के जिलों के प्रशासनिक अधिकारी बदल दिए जाते हैं, आईएएस आईपीएस का तबादला हो जाता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यह लोकसभा चुनाव के लिए बिछाई जा रही बिसात है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और उनकी गतिविधि के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो भी नए मुख्यमंत्री आते हैं वो प्रशासनिक तरीके से अपने काम को अपनी जमावट करते हैं, तो ठीक है, ये मुख्यमंत्री का अपना अधिकार क्षेत्र है, इसको कर सकते हैं वो। लेकिन अभी तक उनकी सरकार की नीतियां सामने नहीं आई हैं। इतने लंबा समय, मतलब लगभग 1 महीना हो गया है सरकार को बने हुए, ऐसा लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक नीतियां उनकी सामने नहीं आ रही है। मोदी की गारंटियां सामने नहीं आ रही हैं कि मोदी की जो गारंटी है उन गारंटियों को लेकर सरकार क्या करने वाली है, ये भी सामने नहीं आ रहा। और आज तो एक नई चीज सामने आई है कि लाडली बहना योजना को लेकर भी जो पहले तो एक आदेश जारी किया गया था, फिर उस आदेश को वापस ले लिया गया और अब फिर से ये किया जा रहा है कि फिर से बैंक खातों की जांच की जा रही है। तो लाडली बहना योजना भी लगता है कि अब अधर में आ गई है और उसका भी 3,000 रुपए देने की बात जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि सरकार ने अभी तक कैबिनेट में निर्णय नहीं लिए। और जो संभागीय बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो ग्वालियर में तो बहुत हंगामा हुआ। हमारे कांग्रेस के सभी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया वहां से और वहां महापौर को नहीं बुलाया गया। ये कैसी संभागीय समीक्षा हो रही है? हमारी मुरैना की महापौर को भी नहीं बुलाया गया। तो ये संभागीय अगर समीक्षाएं हो रही हैं तो संभागीय समीक्षाओं को शारदा सोलंकी जी को भी नहीं बुलाया, शोभा सिकरवार जी को भी नहीं बुलाया। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की नीयत कुछ और है और नीति कुछ और है और जो उनका काम करने का ढंग है वो कुछ और है। बहुत सारी चीजें जो है वो सरकार की सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जनहितैषी निर्णय जो है वो सामने नहीं आते दिख रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वायदे किए थे, उन वायदों में से कहीं भी कोई भी वायदा अभी आज की तारीख में पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आपने कहा कि अभी तक सरकार की नीति
स्पष्ट नहीं हो सकी कि सरकार किस नीति पर काम करने वाली, योजनाओं का भी आपने जिक्र किया और साथ ही संभागीय बैठकें जो हो रही हैं उस पर भी सवाल खड़े किए जाना। रईसा मलिक जी, आपके पास आना चाहूँगा। ठीक है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि प्रशासनिक जमावट वो अपने हिसाब से करें, प्रदेश के हर जिले में अधिकारी अपने हिसाब से बिठाएं। हालांकि उनकी मंशा, जैसे कहा जाता है कि उनकी मंशा है कि प्रशासनिक गतिविधियां, सरकारी कामकाज बेहतर तरीके से चलें, इसके लिए यह प्रशासनिक जमावट की जा रही है, या फिर यूं कहें कि प्रशासनिक सर्जरी की जा रही है। ये प्रशासनिक सर्जरी क्योंकि कहा जा रहा है, क्योंकि एक बार और आई थी कि 2 दिन पहले जब एक मामला सामने आया था, शाहजहाँपुर कलेक्टर को हटाने की बात आई थी, तो उसमें एक जिक्र आया था कि जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने जिक्र किया था कि अच्छी बात है यदि इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को हटा दिया जाता, उसकी सराहना भी की गई थी। लेकिन इन सब के साथ ही क्या ये भी बात सामने आ रही जो उन्होंने उस समय कहा था कि शिवराज के ज़माने में, शिवराज सिंह चौहान के राज में कलेक्टर जो हैं वो बेलगाम हो गए थे, उन पर लगाम कसना जरूरी है। तो क्या माना जाए, इस प्रशासनिक सर्जरी को लोकसभा की तैयारी माना जाए, या फिर एक एक करके जो बेलगाम कलेक्टर हैं उनको हटाने की कवायद माना जाए? देखिए, ये तो एक तरह से लोकसभा की तैयारी लग रही है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की ही थी ना। हाँ। बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही इनको सबको रखा था, अधिकारियों को। और प्रशासनिक जो अधिकारी थे, सब चुनाव में सबने संभाला और कहीं कोई ऐसा कुछ दुर्घटना भी नहीं घटी जिसकी वजह से उनको हटाया जाए। लेकिन चूंकि अब 2024 आ रहा है और उसमें चुनावी तैयारी करना है, सीएम का अधिकार है, आप कह रहे हैं। मैं मानती हूँ इस बात को, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो संभागीय बैठक लें। लेकिन संभागीय बैठक लें, वो अपने स्तर पर लें। अगर वो जो ले रहे हैं कैबिनेट के बैठक के स्तर पर, तो इसका जो खर्चा है, जो बोझ है, जो पूरे अधिकारी वहां जाएंगे, अधिकारियों के साथ पूरा एक सिस्टम होता है, जो काम करता विभाग, हर विभाग का एक अलग अपना सिस्टम होता है और उस सिस्टम में पूरा उसके आधार पर पूरा काम किया जाता है। कैबिनेट के बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे, अगर वल्लभ भवन में लिए जाते हैं तो फौरन वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर काम करने की इनकी नीयत हो, जनता के हित की बात करने की इनकी नियत होती, तो ये यहीं पर कैबिनेट की बैठक करते और संभागीय जो समीक्षा है वो अकेले जाकर और वहां के कार्यकर्ता, अधिकारी, जो भी जिनको भी उनको बुलाना चाहते थे, जनप्रतिनिधि, उनको बुलाकर वहां के स्तर पर वो कर सकते थे। लेकिन ये एक तरह का नया बोझ जो है ये जनता पर डाला जा रहा है। ये अतिरिक्त जो व्यय होगा, जो खर्चा होगा, जो कैबिनेट की बैठक में जो मंत्री जाएंगे, उनके साथ जो अधिकारी जाएंगे, जो सिस्टम पूरा उठ के यहाँ से वहां रीवा गया, जबलपुर गया, ग्वालियर और अभी इंदौर में भी होगी और जहां भी ये संभागीय बैठक करेंगे, तो एक तरह से ये जनता को एक तो भटका रहे हैं, ताकि वो जनता जो है 2024 में, आज हमको यहाँ पर बैठना था कि इन्होंने रोजगार को लेकर, आज हमको बैठना था महंगाई को लेकर, आज हमको बैठना था जनता के साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उन सब बातों को लेकर आज हमको यहाँ पर चर्चा करने का समय था कि 2024 में ये जनता को क्या दे रहे चाहते हैं। तो ये वो तो नहीं बता रहे, लेकिन ये जनता पर बोझ डालने की एक नई परिपाटी डाल रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। जिस तरह से आपने कहा कि ये जनता पर बोझ डालने की परिपाटी की शुरुआत है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और सीधे आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरह से अभी रईसा मलिक जी ने भी कहा कि यह जो संभागीय स्तर पर कैबिनेट बैठक, संभागीय समीक्षा जो है, ये जो नई परिपाटी शुरू हो रही है, ये जनता पर बोझ है। यदि यहाँ मंत्रालय में ही यहाँ बैठ कर के यदि इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, कैबिनेट बैठक होती, तो उसके जो फैसले हैं वो उन पर तुरंत अमल किया जा सकता है। और अब ये संभाग की जो सियासत नजर आ रही है कि संभागों में बैठक करके, संभागीय स्तर पर कैबिनेट करके ये एक नई परिपाटी का चलन शुरू किया जा रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? और जैसा कि रईसा मलिक जी ने जो बात कही है कि ये जनता पर बोझ डाला जा रहा है। देखिए पाठक जी, कहीं कोई बोझ वाला विषय नहीं, जनता के लिए सतत काम करना, 24/7 दिन 5 साल हमारी सरकार जी। और निश्चित रूप से जो ये संभागीय बैठक हो रही है, उससे यह एक जो जनता के बीच में सतत रहने का काम, बैठकों के माध्यम से वहां के जो लोकल प्रशासन है, लोकल समस्याएं, संभागवार सब सामने रखी जाएंगी और बैठकों से ही जस्ट मॉनिटरिंग, सतत बैठक करके सतत कामों को करने चलना देने का, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है इस बार
वो माननीय मोदी जी की मंशा पर खरे उतरने का है। माननीय मोदी जी की मंशा है कि हम टॉप 3 राज्यों में से आए, तो हम उसके लिए सतत प्रयास करेंगे, नई परिपाटियां भी करेंगे, उससे हम किसी चीज से अछूते नहीं रहेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश उन ऊंचाइयों को छुए जो माननीय मोदी जी की परिकल्पना है। और उसके लिए टॉप 3 राज्यों में आने के लिए हम अपनी प्रदेश की जनता के हितों के लिए सब काम करेंगे, सब उनका चौमुखी प्रदेश का विकास हो, उसके लिए हम अग्रसर हैं। और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, संभागवार जिलेवार भी बैठकें करनी पड़ेंगी, तो भी हम उससे अछूते नहीं रहेंगे। हम हमारा ध्येय है प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता करना। हाँ। ये जो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, जो खर्चे की बात कर रहे हैं, वो तो कहीं नए सिनेरियो में ही नहीं है। हाँ। जनता ने उनको पूरी तरह से नाकार दिया है। अब वो बैठ के अपने मुंह मियां मिट्टू बन के अपनी बातें करते ना, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये जो बात आ रही है दुर्गेश केसवानी जी, जो बात आ रही है कि ये जो तमाम सर्जरी हो रही है, प्रशासनिक सर्जरी हो रही है, ये जो कसावट हो रही है, ये लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। और साथ में जैसा आपने मोदी जी का जिक्र किया कि मोदी जी के लक्ष्य को पूरा करना है, तो टारगेट 29 को लेकर ये तमाम कसावट की जा रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह भी चुके हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से हम 29 कमल की माला मोदी जी को पहनाने वाले हैं। तो ये उसकी कसावट है, माना जाए ऐसा? देखिए सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता है, वही रईसा मलिक काम कर रहे हैं जी। और हम राजनीति में एक मिशन के रूप से हैं, सेवा का मिशन हमने लिया हुआ है, उस मिशन को लेके बढ़ रहे हैं। हम कोई भी योजनाएं, कोई भी जन कल्याण के काम हम कोई चुनाव के दृष्टिगत नहीं रखते, पर हम निश्चित रूप से राजनीतिक दल है, तो चुनाव को भी हम उतनी स्ट्रांगली लड़ेंगे, उतनी फोर्स से लड़ेंगे, जो हम पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव हम पूरे दमखम से लड़ने का काम करते हैं। हम राजनीतिक दल भी हैं साथ में, हाँ। पर हम कोई भी ऐसा मूवमेंट, कोई भी ऐसी योजना इसलिए नहीं लाते हैं कि हम जो चुनाव को मद्देनजर, कभी लाडली बहना हमारे न तो कभी किसी संकल्प पत्र में थी, न कभी क्या, पर जनता के बीच से जब मांग आती है, क्योंकि हम जनता के साथ 24/7 रहने वाले लोग, 365 दिन रहने वाले लोग हैं, तो हम जब जनता के साथ रहते हैं, उनके बीच से जब कोई मांग निकल के आती है तो उसको पूरा करने का काम हम करते हैं। ठीक है, जैसा आपने कहा कि ठीक है, जनता की बात जो निकल के सामने आई थी वो हम करेंगे। हालांकि मैं फिरोज सिद्दीकी जी से उनकी व्यंग्यात्मक मुस्कान का राज जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले विलक्षण सक्सेना जी के पास आना चाहूंगा कि ये तमाम बातें जो आ रही हैं प्रशासनिक कसावट को लेकर, प्रशासनिक सर्जरी को लेकर के, चुनावी जमावट को लेकर और लोकसभा की बिसात बिछने की बात आ रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो संभागीय स्तर पर जाकर के अलग अलग जोन में, चाहे विंध्य की बात करें, महाकौशल की बात करें, मालवा निवाड़ की बात करें, इस तरह से वहाँ कैबिनेट का होना और संभागीय बैठकें, संभागीय समीक्षा बैठक, मैं पूरा करना चाहूंगा कि संभागीय समीक्षा बैठक होती है, मुख्यमंत्री जिस संभाग में जाते हैं वो संभाग की समीक्षा बैठक करते हैं और उसके बाद वहां के कलेक्टर और संभाग आयुक्त या एसपी बदल दिए जाते हैं, ये क्या माना जाए इसे? देखिए सूरज जी, जब अपन इस पूरे सिनेरियो को एक तरीके से एनालाइज करते हैं तो मुझे एक बहुत फेमस किताब है आर्ट ऑफ वॉर बाय संग शू, जो कि एक चाइनीज आर्मी जनरल थे। उन्होंने एक बहुत सिंपल सा एक किस्सा था जिसमें एक था कि राजा अपनी सेना से मिलने के लिए, सेना को जानने के लिए नीचे अपने पद से उतरा और जाके ट्रूप से मिलने लगा। तो जब ट्रूप से मिलने लगा तो उसके सहायक ने उससे एक चीज कही कि सर ये चीज ध्यान रखिए कि तलवार सबके पास है और तलवार एक सी है, लेकिन हर तलवार में धार अलग है, क्योंकि हर तलवार को पकड़ने वाला अलग है। तो यहाँ बेसिकली ये जो आप भ्रमण, और दूसरा किस्सा जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि गांधी जी ने जन आंदोलन शुरू करने से पहले, अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने से पहले जब वो भारत आए थे तो सर्वप्रथम भारत का भ्रमण किया था, जानना चाहते थे कि मेरा देश क्या है। तो यहाँ दो चीजें हैं। पहली बात तो अगर इसे राजनीतिक तौर पे देखा जाए, क्योंकि ये 2024 का चुनाव इसकी तैयारी के साथ साथ इस बात को भी सेटिस्फाई करेगा कि मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का डिसीजन केंद्र का कितना सटीक बैठा है, क्योंकि अब आपको एक बहुत बड़ा टेस्ट देना है। आपको एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश सीट जो कि एक कांग्रेस की है, जो कि छिंदवाड़ा से आती है, और उस पर ऑलरेडी एक प्रमुख नेता बैठे हुए हैं, क्या 29 की ही माला पहना पाएंगे, ये एक बड़ा टेस्ट निकल के आता है। अच्छा, साथ ही साथ जब आप इसकी तैयारियां करते हैं तो अधिकारी वर्ग की बात में एक समीकरण यहाँ पे जरूर निकलते आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी तो समीकरण हम सब और नॉर्मली सभी पैनलिस्ट डिस्कस कर ही चुके हैं। एक समीकरण यहाँ पे और निकल के आता है कि मोहन यादव जी और उनका जो मंत्रिमंडल है, इसमें यह स्थिति नहीं है जैसे शिवराज सिंह चौहान जी और उनके मंत्रिमंडल में थी, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में सभी उनके हाथ के नीचे थे।
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही लिटरल व्यू में देखें, तो मोहन यादव जी के साथ साथ उनके कंपेटिटर्स भी खड़े हुए हैं। जैसे पद की नई नई सिनेरियोज मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं, तो सभी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करी गई है। यहाँ आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल ये देता हूं कि मोहन यादव जी के साथ विजयवर्गीय जी ने डिस्कशन करा, उसके बाद ही कलेक्टर इंदौर डिसाइड हुए, जो कि उनके कामकाज के लिए सबसे सटीक बैठते थे, क्योंकि उनका जो कामकाज भोपाल में रहा, भोपाल के डेवलपमेंट से रिलेटेड रहा, उसी के तर्ज पे उन्हें इंदौर का प्रभार दिया गया। अब एग्जैक्टली यहाँ पर मोहन यादव जी का एक पूरा का सिनेरियो ये भी है कि मुझे मेरे साथ के लोगों में सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मेरे साथ के कैबिनेट मंत्री आगे जाकर मेरे लिए और सरकार के लिए, ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश की जनता के लिए तो बात है ही नरेश, कितने साथ में आते हैं, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा आपको दूसरी बार अगर आप यहाँ पे छोटे छोटे फॉल्टर्स करेंगे। इसलिए आपको दिखेंगे वो एक्शन मोड में भी कि कोई भी अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी एक गलती अगर करता है, चाहे वो जबलपुर में हुई हो, चाहे उसके बाद आपको शाहजहांपुर कलेक्टर में मिली हो, चाहे आपको कहीं और मिली हो, आपको देखा तुरंत एक्शन मोड पे आए। तो एग्जैक्टली मोहन यादव जी उस सिनेरियो में काम कर रहे हैं, उस टेम्परामेंट के साथ काम कर रहे हैं जिस टेम्परामेंट को लाने में शिवराज सिंह चौहान जी ने सेकंड टर्म लिया था, जब वो एकदम सख्त प्रवृत्ति के हो गए थे। अब उनके लिए बड़े टेस्ट के साथ अलग टेम्परामेंट भी चाहिए, और हो सकता है 24 के टेस्ट के बाद जो भी उसके परिणाम रहे, जो कि जहां तक हम देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट उनके फेवर में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियोज जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे। और ऊपर से जहां तक बयानबाजी की भी बात रही है, तो जीतू पटवारी के साथ आज उनके बयानबाजी की जो डिस्कशन है वो भी है। तो आदमी का टेम्परामेंट देखना यहाँ जरूरी है, और उसी टेम्परामेंट के साथ अधिकारियों की नियुक्ति और जनता के प्रति काम करने को भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल, एक अलग टेम्परामेंट से वो काम कर रहे हैं, और जो उनका एक्शन है उसका रिएक्शन भी सामने आ रहा है। फिरोज जी, मैं एक सवाल भी लेकर आ रहा हूं, और जब दुर्गेश केसवानी जी अपना वक्तव्य रख रहे थे उस समय एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आपके चेहरे पर मैंने नोटिस की है, मैं उसका राज जानना चाहता हूं। और साथ ही मेरा सवाल ये है कि ये जो बात आई है अभी जीतू पटवारी जी के जिक्र किया विलक्षण सक्सेना जी ने, लोकसभा के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो विलक्षण सक्सेना जी ने जो बात की, बड़े युवा पत्रकार हैं ये जी, उनके हिसाब से उनका अच्छा राजनीतिक ज्ञान है। जो उन्होंने कहा ना कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, और ईसा मलिक जी ने भी एक बात की कि इससे पहले भी सरकार बीजेपी की थी, और अब जो मुख्यमंत्री आए वो भी बीजेपी के आए। तो ये प्रशासनिक फेरबदल, हालांकि ये उनका अधिकार है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक फेरबदल हो क्यों रहा है? क्या ट्रांसफर पॉलिसी का इसमें पालन किया गया है, जो ये कहती है कि 3 साल से पहले किसी भी अधिकारी को नहीं हटाया जाए, एक बार पोस्टिंग कर दी तो वो 3 साल के लिए। तो ये आल्टी पल्टी किया क्यों जा रहा है? दूसरी बात, जो दुर्गेश भाई कह रहे थे कि नंबर 3 राज्य बनाना है, भाई 20 साल तो हो गए अब आपको, अब आपको कौन सा नंबर 3 राज्य बनाना? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना लेके चले थे, अब शिवराज सिंह जी के साथ उन्होंने पूरी चीजें खत्म कर दी। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनके साथ ये दिक्कत है कि इनमें एक ऐसा युद्ध चल रहा है दोनों में कि जो शिवराज सिंह जी हैं, शिवराज सिंह जी को ऐसा माना जा रहा है जैसे वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। जिस तरीके से अधिकारियों का फेरबदल हो रहा है और नीतियों को बदला जा रहा है, उनके बनाए हुए कामों को बदला जा रहा है, तो ये बात बड़ी अटपटी सी लग रही है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो पूरा देश आंदोलित होता जा रहा है ईवीएम को लेके। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी, इसका आता पता नहीं चलेगा मुझे। और साथ में ये भी है कि कांग्रेस तो हमारा प्रयास पूरा कर रहे हैं, और हम लगातार जीतू पटवारी जी बैठक कर रहे हैं, उमंग संगार जी, जीतू पटवारी जी, और केंद्र में राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में हम बहुत मजबूती के साथ उन लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और हम बहुत अच्छे परिणाम लाएंगे। और अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुए, बैलेट से हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी का 29 की माला जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी के गले में चली जाएगी। चलिए ठीक है, मल्लिकार्जुन, जो बात कही जा रही है कि 29 कमलों की माला पहनाई, तो 29 की माला मल्लिकार्जुन खड़गे के गले में चली जाएगी, राहुल गांधी जी के गले में चली जाएगी। दुर्गेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और मेरा सवाल भी यही है कि ये जो बात हो रही है कि ये प्रशासनिक फेरबदल क्यों जरूरी है, जब क्या इस समय जो तबादला नियम है उनका पालन किया जा रहा है? सूरज जी, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी हैं, वो
राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं वो बार बार सिद्ध करना चाहते हैं। उनके सपना देखने का काम फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम फिरोज जी कर रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ फिरोज सिद्दीकी और दिग्विजय सिंह हैं। जो चुनाव हारते हैं तो टूकरा फोड़ने के लिए उनको ये सब चीजें याद आती हैं। बाकी उसके बाद सब मुंह की जमा कर दिए। राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं ये, और ये इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि 20 साल से आपकी सरकार है तो आपको स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की क्या जरूरत है। निश्चित रूप से आपके हिसाब से हमारा प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन गया है, पर जब हमने घंटादार प्रदेश के बाद 2003 के बाद जब दिग्विजय सिंह ने 10 साल में प्रदेश को न तो सड़कें बची, न पानी बचा, न ही कुछ बिजली बची, उसको हमने मूर्त रूप देने का काम किया। हम बहुत अच्छी स्पीड से मध्य प्रदेश को आगे ला रहे थे। मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस हो गया, सड़कों में गड्ढे नहीं दिखने लगे और पानी की पर्याप्त हर घर नल योजना देने लगे। हम बढ़िया बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे थे, पर फिर एक मिस्टर बंटाधार नंबर 2 कमलनाथ जी आए। उन्होंने 15 महीने में फिर 15 साल को पीछे करने का काम किया, इसलिए हमें जरूरत पड़ गई। और अब जो माननीय मोदी जी की मंशा, हमारा प्रदेश जो ये पहले पिछड़ा हुआ था कांग्रेस शासन काल में, बार बार आप उसको वापस धकेलने का काम करते रहे, उसको हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम माननीय मोदी जी ने जो मंशा रखी 3 टॉप स्टेट्स में रहने की, इसलिए हम उसको बात कर रहे हैं। ठीक है। और आप एक सेकंड और जी, ये बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि कोई तबादला नीति होती है। वो तबादला नीति तब होती है जब आप सुचारू रूप से 3 साल तक अच्छा काम करते हैं। अगर प्रदेश में कोई भी जनसेवक, कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर इस तरह की लापरवाही बरतेगा, गलत भाषा का बयानबाजी होगी, तो बख्शा नहीं जाएगा उसमें। ये कांग्रेस की सरकारों में होता होगा कि कलेक्टर को अगर कोई कुछ भी किसी को अपनी औकात बताने के लिए कह दो, दंडित करो ना उसको, क्योंकि हमने इनके शासन काल में देखा था, राजगढ़ में एक महिला कलेक्टर थी, उन्होंने जनता को बीच में जाके थप्पड़ मारने का काम, और कांग्रेस के नेताओं ने उस समय कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि उन्होंने उन अधिकारियों को पुरस्कृत करने का भी काम किया था। पर अगर हमारे राज्य में, हमारे माननीय मोहन यादव जी के राज्य में अगर इस तरह से कोई करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक। जिस तरह से प्रशासनिक जमावट है, ये जो कहा जा रहा है कि तबादला नीति की पालन की आवश्यकता उस समय हो जाएगी जब उनका कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन यदि बीच में किसी तरह की कोई गफलत, कोई शिकायत, यदि कोई लापरवाही सामने आती है तो स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो अपने हिसाब से प्रशासनिक जमावट कर सकते हैं। रईस मलिक जी, यहाँ एक और बात आई कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से फिरोज सिद्दीकी जी ने कहा कि यदि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों की जो माला है, 29 की माला राहुल गांधी जी के पास, राहुल गांधी को पहनाई जा सकती है, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी ये माला हो सकती है। आम आदमी पार्टी क्या मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, और लड़ेगी तो किस तैयारी से लड़ेगी, और यदि गठबंधन के साथ है तो उसमें क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, ये आम आदमी पार्टी का गठबंधन की बात जो है ये शीर्ष नेताओं पर है। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, जनता की सेवा करना हमारा काम है और हम उस पर ध्यान देते हैं। जनता को क्या दिक्कत आ रही है, उसकी कौन सी लड़ाई जो है हमको सड़कों पर लड़ना है, हम उस पर काम करते हैं। और जनता के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या सरकार को जनता के लिए न्याय के लिए कितना उसको न्याय देने के लिए कितना मजबूर कर सकते हैं, क्या आप इसके ये लड़ाई लड़ना हमारा। आप इसके पक्ष में है कि चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल पूरे आप आज देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील जो सर्वे सर्वा है, जो विधि का सर्वे सर्वा है, आज उसके वकीलों ने गिरफ्तारी दी है, सड़कों पर आए हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये देश के लिए, और बहुत ही शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को रोड पर आना पड़ा। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं ना, उनको तो सब कुछ आता है। हमारा ये कहना है, जब सैटेलाइट नीचे से ऊपर चांद के ऊपर चलाया जा सकता है, जब उसको उतारा जा सकता है, आप मोबाइल जब किसी का हैक किया जा सकता है, फेसबुक हैक की जा सकती है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप के सब चीजें हैक की जा सकती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं? जब हम
अफगानिस्तान में भी बारूद भेजकर मोबाइल के माध्यम से उसको विस्फोट किया जा सकता है और दूसरे देशों के माध्यम से मोबाइल से काम किया जा सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? क्यों संभव नहीं है? ये मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है। तो जब जनता कह रही है और पूरा संगठन मतलब गठबंधन के लोग कह रहे हैं, तो सिर्फ एक पार्टी ही अपनी मनमानी क्यों चला रही है? क्यों नहीं इस बात को मान लेते कि जनता के हित में एक बार करवा के देख लें? नहीं देखें आप, बार बार नहीं उसको परमानेंट लागू करें, तो कम से कम 2024 में इसको लागू करके देख ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और पूरा सब कुछ सामने आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो उसको जनता के हित में तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा, जनता की सुनना पड़ेगी। और भाई अभी कह रहे थे हमारे दुर्गेश भाई कि सपने देखते हैं, तो सपने देखने का अधिकार सबको है और अच्छे सपने देखे और अच्छे सपने जनता के हित के सपने देखे और उस सपनों को पूरा करने के लिए काम करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सपने देखकर जनता को सपने दिखाना और उस पर काम ना करना, ये बुरी बात है जो अभी हो रहा है। और जिस तरह से जनता पे बोझ डालने की तैयारी हो गई है और बोझ पड़ रहा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए भाई को, उसके लिए भी समझाइश देना चाहिए कि भाई जो पहले परिपाटी थी वो बुरी नहीं थी, बीजेपी ने ही चलाई थी, जो कैबिनेट की बैठक हो रही थी। कैबिनेट आप जाइए, आप करिए, आप पूरा लोगों जनता से अगर आपको मिलना है तो आप जमीन पर मिलिए, जाकर ऑफिसों में बैठकर, एक हॉल में बैठकर जनता की समस्या को नहीं, जनता के बीच में जाकर आप उसको सुलझाइए। पहले के लोग भी उतरते थे, अपना भेष बदल के जनता के बीच में राजा महाराजा जाते थे कि क्या तकलीफ है, आप उस तरह से जाइए, आपको किसने रोका है? लेकिन आप पूरा अमला लेके चलेंगे, जनता पे पैसे का बोझ डालेंगे, तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? चलिए ठीक है, जैसे आपने कहा कि ये चीजें हैं और यहाँ दुर्गेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं रईसा मलिक जी की बात पर, अपनी टिप्पणी दीजिए, फिर एक सवाल लेकर भी आ रहा हूँ आपके पास। इस कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने 60 साल, जिनकी 4 पीढ़ियों ने विपक्ष में लेके सपने देखे हो, वो आज दूसरों को सपने देखने से रोक रहा है। ये ईवीएम को लेके आए और पंजाब में जब इन्होंने चुनाव जीता तो किस पे जीता? ईवीएम पे। अरे भैया वो तो ईवीएम सभी जगह खराब है, हम तो कह रहे हैं ना। देखिए अगर आप पूरे राज्य अगर सब बांट दे देंगे, अपने पास रख लेंगे, तो आप वैसे ही उसमें आ जाएंगे लोगों की नजर में। इसलिए आपको कुछ तो कहीं तो आप छोड़ते हैं, कहीं तो छोड़ना पड़ता है आपको मजबूरी में, कुछ स्टेट्स आपको छोड़ना पड़ती है मजबूरी में। और आप बीजेपी छोड़ दी, अभी भी छोड़ा उसने, अभी भी दिया कांग्रेस को दिया इसमें से, वो चाहती तो उसको भी अपने पास अगर ईवीएम उसको भी रख लेती, लेकिन क्योंकि जनता के बीच में भी तो जाना है, जनता को भी तो जवाब देना है, इसलिए वो एक दो स्टेट को छोड़ेगी। वो तो चाहेगी कि एक स्टेट से हम ये जो बात आज आपने रखी कि हमने पंजाब, आपने नहीं दिया पंजाब, पंजाब जनता ने दिया है, जनता ने एक मत होकर दिया है और आपकी मजबूरी थी वहां से हटना, क्योंकि जनता आपके खिलाफ हो चुकी थी। जनता आपके जब खिलाफ थी तब आप मजबूरी में, कहीं कोई खिलाफ नहीं है जनता। अभी आपने सब जगह जमानत जब्त हुई है, उसके बाद जनता की पक्ष में वो बातें कर रही हो, जनता आपके साथ नहीं है, आपके साथ सिर्फ आप लोगों की महत्वाकांक्षा है जिसको लेकर कांग्रेस और आप पार्टी बढ़ रही है आगे। अब जो इंसान जिस बूथ में रह रहा है उस बूथ से खड़ा है, उसका खुद का वोट कैंडिडेट को नहीं मिल रहा, तो हम क्या कहेंगे? कैंडिडेट को सोचना चाहिए कि बैलेट की गिनती में 199 सीटों पे कांग्रेस आगे थी, दिया किसी ने नहीं दिया, 199 सीटों पे कांग्रेस आगे थी बैलेट की गिनती में। वही बोलेगी, जब आप जनता का दुख में नहीं खड़े होगे, दर्द में खड़े नहीं होगे, तकलीफ में खड़े नहीं होगे, तब आप उसको क्या करोगे? चलिए ठीक है, चूंकि समय की सीमा अरे है। 199 सीटों पे आगे थी कांग्रेस बैलेट की गिनती होती, गिनती के बाद 199 सीटों पे मुश्किल से आ गए आप लोग, जो आपके लग रहा है खुद अपना वोट अपने आप को वोट भी नहीं निकल रहा है। तो दुर्गेश जी उस पे तो थोड़ा सा टिप्पणी करिए आप। ठीक है, एक बात, ईवीएम का मतलब ये एवरी वोट फॉर मोदी। ठीक है, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, इन सब चीज़ में, इन सब चर्चा में एक बात निकल के सामने, विलक्षण जी आपके पास आना चाह रहा हूँ यही बात लेकर के कि जैसा कि अभी रईसा जी ने भी कहा और इससे पहले डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी ने जो बात कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देखती है। ठीक है, सपने सबको देखना चाहिए। बात आई कि सपने दिखाकर पूरे ना करना, ये रईसा मलिक जी ने जो बात कही है कि सपने देखना और सपने दिखाना दो अलग अलग चीज़ें हैं, और सपने दिखाकर पूरे ना करना, क्या जैसा कि चर्चा के आरंभ में ही फिरोज सिद्दीकी जी ने जो बात कही थी कि अभी तक सरकार की नीति सामने नहीं है कि सरकार किस नीति पर काम कर रही है, तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए सूरज जी, यहाँ पर सपने देखना और दिखाना, ये तो होना ही नहीं चाहिए नैरेटिव।
हकीकत को बदलना ये नैरेटिव होना चाहिए। हाँ। चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, हाँ। वी आर बियॉन्ड, मतलब अगर आप एज अ जनता मुझसे पूछेंगे तो वी आर बियॉन्ड द सिनेरियो कि हमें सपने देखना है। जब आपके पास सब संसाधन है, हाँ। जब आपके पास डबल इंजन की सरकार है, तो ऑफ कोर्स उस चीज को कंप्लीट होना चाहिए कि हम वास्तविकता पे आए। और ये वास्तविकता सिर्फ इसीलिए भी नहीं रहती क्योंकि कोई सत्ता पे है, यही चीज हम विपक्ष से भी एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ। और जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे विपक्ष के एक बड़े मुद्दे को ले लें हम, ईवीएम के, जैसे हमारे को पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे। सी, अकेली ईवीएम ही थोड़ी ना एक चुनाव में हमारे लिए एक नैरेटिव, मतलब नैरेटिव क्या इन द सेंस एक जीत विजय के लिए करती है, उसके साथ एक नॉन बायस एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि क्योंकि हमारे अभी मुद्दे से रेलेवेंट भी है। हाँ। प्रशासनिक कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, होशंगाबाद में इतिहास में इलेक्शन में सबसे अनबायस्ड, सबसे शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करी गई। और वहां के जो कलेक्टर है नीरज कुमार जी, उनको मुख्यमंत्री का गृह जिला मिला गया, एज अ कलेक्टर बनाया गया उन्हें उज्जैन का। सी, आप अगर कह रहे हो कि ईवीएम में दिक्कत है तो आपको एक सेफ्टी वाल्व प्रशासन भी है, तो प्रशासन के साथ तो आपको एक समन्वय बिठाना पड़ेगा। क्योंकि कमलनाथ जी जब ओपनली धमकी दे रहे थे तो उनके लिए एक अच्छा मौका भी था कि वो पूरा का पूरा मंत्रालय अपने तरफ कर सकते थे। क्योंकि ये तो था ही कि लोगों के प्रति एंटी सेंटिमेंट था। और अगर आपको विपक्ष के लिए खड़ा ही होना है तो सबसे बड़ी बात, अगर आपके हाथ में तलवार है तो उनके हाथ में बंदूक है। वो तो वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। हाँ। आप अकेले ईवीएम पे क्या ही चीज लड़ाई लेंगे। हाँ। बेसिक संविधान चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन दीज डिस्कशंस आर नॉट रेलेवेंट अभी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, और उसी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो हम एज एक पूरे विपक्ष से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ राष्ट्रपति से जाएं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की एक कमिटी राष्ट्रपति के हेडशिप में बन सकती है, तो एक कमिटी उनके लिए क्या कहते हैं स्क्रूटिनी के लिए भी बन सकती है ईवीएम के लिए। क्योंकि अगर हम और अभी इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इसलिए भी दे सकता हूं कि इसे पॉलिटिकली इतना रेलेवेंट क्यों होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपने जजमेंट में क्लियरली ये कहा है कि वीवीपैट और ओल्ड वोट्स की काउंटिंग को अगर क्रॉस रेफरेंस चेक भी किया जाए तो उससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज एन एक्सरसाइज विच इज गोइंग टू क्रिएट अ बर्डन ऑन ईसीआई। इलेक्शन कमीशन में पढ़ा है। लेकिन अगर डाउट है जनता के मन में तो ये मुद्दा उठना चाहिए। जहां तक रही बात करंट स्टैंडिंग की, सी, ये नैरेटिव हमारे देश से वैसे ही उतरना चाहिए जैसे राम मंदिर के समय पे कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू करे थे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अनबायस्ड और एक प्रॉपर नॉन वर्किंग, मतलब एक अनबायस्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस पे भरोसा करना जरूरी है। और इसलिए भरोसा करना जरूरी है क्योंकि एट दिस वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको भी यही सीढ़ी नाप कर इसी कांटों के रास्ते पे चल के आगे अपनी सरकार को करना होगा, बनाना होगा, अगर कोई रास्ता है तो। अदरवाइज कमजोर विपक्ष हमेशा मौका देगा एक बेहतर भाजपा को हमेशा आगे बढ़ने के लिए, और वो अपने डिसिप्लिन और अच्छे कर्मों की वजह से, बेटर लीडर्स की वजह से हमेशा सत्ता में रहेंगे और देश के लिए काम करेंगे। ये चीजें कही आपने कि ठीक है, ये संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग पर भरोसा करना होगा, उसकी कार्यप्रणाली पर भरोसा करना होगा। लेकिन यहाँ ये तमाम चीजें जो सारी बातें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो कार्यप्रणाली चल रही है, जो एक्शन दिख रहा है उनका, उसका रिएक्शन जो दिख रहा है, ये तमाम लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तमाम कसावट की जा रही है। चाहे प्रशासनिक सर्जरी करें, संभागीय बैठकों की बात करें, समीक्षा बैठकों की बात करें। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, फिरोज सिद्दीकी जी, रईसा मलिक जी, विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात आ रही संभागों की इस सियासत की कि अब सियासत जो है संभागीय स्तर पर होने लगी है, क्योंकि सीएम के एक्शन का रिएक्शन भी दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए जो बिसात बिछाई जा रही है, इस बिसात पर अब मोहरे बिठाना शुरू हो गया। और ये जो प्रशासनिक सर्जरी है, प्रशासनिक सर्जरी को भी कहा जा रहा है कि लोकसभा सीटों के हिसाब से संभागीय समीक्षा बैठक और संभागीय स्तर पर कैबिनेट का आयोजन भी लोकसभा सीटों के लिए किया जा रहा है। देखना है कि ये जो टारगेट 29 है ये कैसे पूरा हो पाता है और इसमें क्या क्या बाधाएं भारतीय जनता पार्टी के सामने आएंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।